एन फ्रैंक, सीबीएसई वाले इस नाम से परिचित होंगे। सीबीएसई ने डायरी ऑफ ए यंग गर्ल यानी एन फ्रैंक की डायरी को 10वीं कक्षा के सिलेबस में शामिल किया था। एन फ्रैंक की कहानी उस वक्त की है जब हिटलर चुन चुनकर यहूदियों को मार रहा था। एन और उसका परिवार जो कि यहूदी थे 2 साल तक छिपे रहे। आखिर में वे पकड़े गए और एक कंसंट्रेशन कैंप में 15 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इस कहानी की एक कड़ी मिसिंग है। यह बात आज तक कोई पुख्तगी से नहीं कह सका कि एन के परिवार को किसने पकड़वाया था। अब 77 साल बाद एन की कहानी के कथित जयचंद का पता चल गया है। 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एन का जन्म हुआ था। एन के पिता ऑटो फ्रैंक पहले विश्व युद्ध में जर्मनी सेना में लेफ्टिनेंट थे और बाद में व्यापारी बन गए थे। ये परिवार बहुत लिबरल और अमीर था। अडोल्फ हिटलर 1933 में सत्ता में आया, लेकिन उसने पहले ही अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। 1933 के मार्च के महीने में पहला कंसंट्रेशन कैंप भी खोला गया। हिटलर का सीधा फंडा था यहूदियों को खत्म करना। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बर्बाद हो चुका था। इसके लिए हिटलर ने यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जहां भी ये लोग मिले इन्हें मार दो। फ्रैंक परिवार यहूदी था और डर के मारे 1933 में नीदरलैंड आ गया। उस समय एन की उम्र 4.5 साल थी। फिर सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मई 1940 आते आते जर्मनी ने नीदरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। 12 जून 1942 को एन को अपने 13वें जन्मदिन पर लाल और सफ़ेद रंग की चेक वाली डायरी मिली। एन ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा और मूलतः डच में ही लिखा। बाद में जब यह छपी तो तकरीबन 70 भाषाओं में इसका तर्जुमा हुआ। खैर, कहानी पर लौटते हैं। एन के जन्मदिन के बाद से ही माहौल और खराब होने लगा। हिटलर का होलोकॉस्ट अपने चरम पर पहुंच रहा था। एन के परिवार को अपना घर छोड़ एम्स्टर्डम के एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छिपना पड़ा। फ्रैंक परिवार के अलावा 4 और लोग थे उस सीक्रेट अपार्टमेंट में छिपने वाले। एन की डायरी एंट्रीज में इनका जिक्र मिलता है। 8 यहूदी 2 साल तक वहां छिपे रहे और उन 2 सालों में जो कुछ भी एन ने महसूस किया, जो भोगा, वही लिखा। एन ने अपनी पहली एंट्री में लिखा था, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी हर बात तुम्हें बता सकूंगी, क्योंकि मैंने अपनी बातें कभी किसी से नहीं कही और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे लिए सुकून और संबल का एक बड़ा स्रोत बनोगे। फिर 4 अगस्त 1944 को जर्मन पुलिस ने उस सीक्रेट अपार्टमेंट में छापा मारा और एन के पूरे परिवार समेत 8 लोगों को डिटेन कर लिया। नाजियों ने पूरे फ्रैंक परिवार को ऑस्टविट्ज़ स्थित कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। एन और उसकी बहन मार्गो को बाद में बर्गन बेल्किस कैंप में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां फरवरी 1945 में दोनों को टाइफस हो गया था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऑटो फ्रैंक परिवार के इकलौते सदस्य थे जो युद्ध खत्म होने के बाद तक बचे रहे। उन्होंने डायरी में पढ़ा कि एन एक लेखक बनना चाहती थी। 25 जून 1947 को उन्होंने एन की डायरी छपवा दी। कई लोगों का मानना है कि एन की डायरी युद्ध के दौरान यहूदी जीवन का सबसे प्रसिद्ध और मासूम फर्स्ट हैंड अकाउंट है। एन की डायरी की अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, 70 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं, कई नाटक और फिल्मों का आधार बन चुकी हैं। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। तो ये सब तो अब तक थी इतिहास की बात। अब किस बात की चर्चा है? दरअसल आज तक यही गुत्थी नहीं सुलझी है कि जर्मन पुलिस को उस घर का पता कैसे चला जहां 4 अगस्त 1944 को छापेमारी हुई थी। असल में 6 साल पहले एक जांच टीम का गठन हुआ। टीम में रिटायर्ड अमेरिकी FBI एजेंट विंसेंट पेनकॉक और लगभग 20 इतिहासकार, अपराध विशेषज्ञ और डेटा विशेषज्ञ शामिल थे। न्यूज़ संगठन 60 मिनट्स के मुताबिक 6 साल तक चली जांच से पता चलता है कि अर्नोल्ड वैन डेन बर्ग नाम के एक शख्स ने एन के परिवार का ठिकाना नाजियों को दिया। अर्नोल्ड भी यहूदी था और यहूदी परिषद का एक संस्थापक सदस्य था। यहूदी परिषद एक तरह की प्रशासनिक यूनिट थी जिसे नाजी अपनी नीतियों को लागू करने के लिए और यहूदी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। जांच टीम के पीटर वैन ट्विसक ने 60 मिनट को बताया कि शुरुआती 32 नामों से वैन डैन बर्ग मुख्य संदिग्ध है। वैन डैन बर्ग की मौत 1950 में ही हो चुकी है। जांच के आधार पर कनाडाई अकादमिक और लेखक रोजमेरी सुलिवन ने एक किताब लिखी, द बिट्रेयल ऑफ एन फ्रैंक, अ कोल्ड केस। 18 जनवरी 2022 को यह किताब लॉन्च हुई। इसमें भी लिखा गया है कि अर्नोल्ड वैन डैन बर्ग नामक एक प्रमुख यहूदी नोटरी ने फ्रैंक परिवार के गुप्त ठिकाने के बारे में नाजियों को बताया था। टीम की जांच के अनुसार वैन डैन बर्ग ने अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा किया था। वे भी यहूदी थे और इसलिए वे भी टारगेट थे। उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए कथित तौर पर एन के परिवार को फंसा दिया। जांच टीम की मुखिया विंसेंट पैनकॉक ने कहा,
जांच का लक्ष्य किसी के खिलाफ आरोप लगाना नहीं था, बल्कि इस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाना था कि फ्रैंक परिवार को जर्मन्स के हवाले किसने किया। जांच टीम ने पुष्टि की है कि एन के पिता ऑटो फ्रैंक वेंडेनबर्ग की कथित भागीदारी के बारे में जानते थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जांच दल के सदस्य पीटर वैन ट्रूसक ने फ्रैंक को चुप रहने के लिए कई संभावित कारण बताए। वे शायद सच्चाई के बारे में अनिश्चित थे, या चूंकि वैंडेनबर्ग भी यहूदी था तो हो सकता है वे चाहते थे कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक हो जो यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे। यह भी हो सकता है कि वह नहीं चाहते थे कि अर्नोल्ड वैंडेनबर्ग की 3 बेटियों को उनके पिता द्वारा किए गए किसी भी काम के बारे में दोषी ठहराया जाए। एन फ्रैंक संग्रहालय के निदेशक रोनाल्ड लियोपोल्ड ने कहा है कि वह सीधे तौर पर जांच में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आर्काइव्स और अन्य जानकारी जांच टीम के साथ साझा की है। रोनाल्ड ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया, मुझे लगता है कि ये बहुत सारी रोचक जानकारी के साथ आए हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पहेली के कई टुकड़े अभी भी मिसिंग है और उन टुकड़ों की और जांच की जानी चाहिए। अब 77 साल बाद कोई दोषी साबित हो कि ना हो, इसे एक सांकेतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। जो हुआ वो एन ने लिखा। हम एन की डायरी के अंश के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं। 15 जुलाई 1944 यानी पकड़े जाने के 20 दिन पहले एन ने लिखा था, अराजकता, पीड़ा और मृत्यु की नींव पर अपने जीवन को बचाना मेरे लिए असंभव है। मैं देख रही हूँ कि दुनिया धीरे धीरे एक जंगल में तब्दील हो रही है। मुझे उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है जो एक दिन हमें भी नष्ट कर देगी। मुझे लाखों लोगों की पीड़ा महसूस होती है और फिर जब भी मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एक दिन यह क्रूरता भी समाप्त हो जाएगी, शांति और स्थिरता फिर से लौट आएगी। तब तक मुझे अपने आदर्शों पर कायम रहना है। शायद वह दिन आए जब मैं उन्हें सच होता देख सकूं। आपके लिए ये पूरी कहानी लिखी थी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।